मैंने आप लोगों को क्या डिस्कस किया था बच्चों पिछले क्लास में कि जो आयनिक रेडियस है और जो कोवेलेंट रेडियस है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि रियल कभी भी एटम का साइज का कोई मतलब नहीं होता है, ना तो हम उसको निकाल सकते हैं क्योंकि एज पर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन कहीं भी बाहर भी रह सकता है ना। तो इसलिए मैंने बताया था कि एक ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है कि उनके सॉलिड से जो दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है वो निकाली जाए। और वो कैसे निकालते हैं बेटा? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। और एक्सरे ही क्यों यूज करते हैं मैंने बताया था, क्योंकि जो एटम की स्पेसिंग है और जो एक्सरे का वेवलेंथ है वो काफी क्लोज होते हैं, इसलिए अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसके बाद मैंने आपको रेडियस बताया था, जैसा कंपाउंड वैसा रेडियस। अगर मेटेलिक है बेटा कंपाउंड या मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है किसी के अंदर, तो वहां मेटेलिक रेडियस डिफाइन होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये मेटल्स में डिफाइन होता है। आ रही आवाज सबको? यस सर। यस। ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो कोवेलेंट रेडियस के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइन होता है। कि ये फिर से इसमें दो तरह के स्पीसीज हो सकते हैं, एक ही टाइप का एटम और दो अलग अलग तरह के एटम। तो जब एक ही टाइप का एटम हो और कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हो तो बोलते हैं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का स्पेसिंग निकाल लो एक्सरे के सहायता से, और वो आप जो भी निकल के आएगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसी बॉन्ड लेंथ बाई 2 करोगे तो आएगा। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन का आपको एग्जांपल दिया था कि H2 कैसा दिखेगा, राइट? H2 का मतलब HH कैसा दिखेगा एक्चुअली। तो ये था इंटरन्यूक्लियर स्पेसिंग D, और D/2 ये बॉन्ड लेंथ बाई 2, यही इसका कोवेलेंट। मैंने बताया था अगर दो एटम अलग अलग हो गए, जैसे कि एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, जिनके बीच में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम आगे थोड़ा देर बाद बताएंगे। तब कैसे निकालते हैं? तो बड़ा सिंपल है, जो उनका बॉन्ड लेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से उनके रेडियस के सम से थोड़ा छोटा होता है। और कैसे निकालते हैं? वो दोनों ही एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप इंटू 0.09 टाइम्स कम होता है, और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्क्वायर 0.07। ठीक, ये इनका जनरल एक्सप्रेशन था जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जब कभी भी आप बात करते हो ऐसे कंपाउंड की जो आयनिक इन नेचर हो, एग्जाम्पल जैसे NaCl। NaCl एक सॉलिड है बेटा, ये कोई दो एटम से मिला हुआ चीज नहीं है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ इस तरह से होता है। क्लोराइड आयन बड़ा होता है, राइट, और सोडियम आयन छोटा होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों। आ रहा है बच्चों बात समझ में? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये है एक्चुअल में NaCl का स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो पॉजिटिव पार्ट आपको दिखाया गया है ये कुछ और नहीं बल्कि ये Na+ है और ये Cl-। बच्चों समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे बच्चों जब कभी भी हम डिफाइन करेंगे तो जो दो न्यूक्लियस के बीच का दूरी है, ये जो D है, इस बार ये जो D का वैल्यू है वो रेडियस ऑफ सोडियम आयन
और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन के सम के बराबर होगा। तो ये जो सोडियम आयन बोला है ये आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस ऑफ Na+। और ये क्या है बेटा? और ये आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड है। क्लियर हो रहा है बच्चों? आ रहा है बात समझ में? यस तो आयनिक रेडियस कहाँ पे यूज करेंगे बेटा? फॉर आयंस। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयंस। राइट, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयंस। कौन से आयन? अब वो कहाँ मिलेंगे बेटा? इट इज डिफाइंड इन आयनिक कंपाउंड। राइट बच्चों? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बताओ तो जरा, ये जो सोडियम है और बेटा सोडियम आयन है, इन दोनों में रेडियस किसका ज्यादा आपको लगता है? सर सोडियम का। नहीं नहीं, सोडियम तो बिल्कुल सोडियम का सोडियम ज्यादा प्लस। होगा। अरे बच्चा, आप जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कॉमन सेंस लगाओ, उसका सिग्मा कम हो जाएगा। ये सुनो, यस यस तो Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अगर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो अंदर खींच लेगा, है कि नहीं? और अगर मैं बात करूं Cl एंड Cl माइनस की, तो इसमें कौन ज्यादा होगा? सर Cl माइनस। हाँ बिल्कुल सही। तो सर जितना पॉजिटिव करते जाओगे उतना कम, और जितना नेगेटिव करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बोलूं बेटा आयरन, आयरन +2, आयरन +3, बताओ इसमें क्या आएगा आइडिया, रेडियस ऑर्डर इनका? आयरन सबसे बड़ा आयरन सबसे बड़ा। बिल्कुल, फिर आयरन +2, फिर आयरन +3। समझ में आ रहा है बात? इतना सिंपल है इसको समझ। अब अगर मैं बात करूं, ये सारा चीज तो आपने सीख लिया, ये समझ भी लिया। एक लास्ट टर्म होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल, वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब ये कहाँ पे आता है? तो बच्चों जैसे कुछ मॉलिक्यूल आपने देखा होगा जो मुक्त फॉर्म में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो कहीं कंबाइन नहीं करते हैं। कौन से हैं वो पार्ट? हीलियम, नियॉन, हाँ आर्गन। तो ये सब जनरली कंबाइन नहीं करते हैं। तो आप अगर कंबाइन नहीं करते हैं तो क्या इनको कभी सॉलिड नहीं बना सकते? बना सकते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टेम्परेचर नीचे ले जाना पड़ेगा, लेकिन बन सकता है। तो बच्चों जब उनके सॉलिड में हम जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो रिपेल करेंगे, है ना? तभी तभी तो वो गैस के फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए वो डायरेक्ट कभी भी टच में नहीं होते हैं बच्चों। ओके, वो कभी डायरेक्टली टच में नहीं, काफी दूर होते हैं। अपने सॉलिड में भी वो डायरेक्टली टच में नहीं होते बेटा। और रहते भी हैं तो बहुत, मतलब ये यूं कह लो कि ओवरलैप नहीं करते हैं। वो एक ज्यादा बिटर वर्ड होगा कि दे डोंट ओवरलैप। बहुत क्लोज तो होते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं, जैसे हमारे अदर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं, वैसा ओवरलैपिंग नहीं है इनके बीच में। तो अब एक बात बताओ, अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो बच्चों बट नेचुरल सी बात है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जब इनको सॉलिड बनाओगे तो बाकी लोगों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो ओवरलैप कर जाए और जो बिल्कुल भी ओवरलैप ना करे, उनके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो वॉन डेर वाल रेडियस। बच्चों देखो, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं,
और इस वजह से इनको मैं थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था, जो आपको समझाने की। जब कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो एकदम मतलब एकदम पास रहे हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि ठीक ठाक दूरी पर रहते हैं, है ना। तो जो ये वॉन्डरवॉल रेडियाई है वो क्या d/2। तो अब कहोगे कि क्या सर वॉन्डरवॉल रेडियाई सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम में ही डिफाइन होगा, सॉरी हीलियम लिथियम। आंसर है नहीं बेटा, हाइड्रोजन में भी डिफाइन होता है इसका भी वॉन्डरवॉल। अब कहोगे ऐसे कैसे सर। तो देखो बच्चों, जो दो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, जब आप सॉलिड बनाओगे तो सॉलिड क्या दो ही एटम का बनेगा? नहीं ना भाई। जब आप इनको सॉलिड करोगे तो जब ये नजदीक आएंगे बच्चों, तो इनके अदर H2 भी आएगा, अदर H2 भी आएगा, अदर H2 भी आएगा, है कि नहीं बच्चों? बोलिए। Yes. तो जब Yes. सॉलिड बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा ना। तो बच्चों जब आप सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप देख रहे हो दो तरह का रेडियस यहाँ पे आ रहा है। एक तो ये जो यहां से हम निकालते हैं, तो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये कोवलेंट रेडियस है। लेकिन बच्चों यहां से लेकर के यहां तक जो कुछ भी है, दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, जो कोई बॉन्डिंग नहीं है इनके बीच में। अगर ये लेंथ आपका, ये जो है बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन ये लेंथ अगर मान लो सम L2 है, तो ये जो L2/2 है ना बेटा, यानी यहाँ का डिस्टेंस, ये ये जो है वॉन्डरवॉल रेडियस है। तो आर वॉन्डरवॉल विल बी इक्वल टू L2/2, और आर कोवलेंट विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाई 2। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, बताओ कौन ज्यादा होगा? Under. हाँ, वॉन्डरवॉल्स रेडियस सबसे ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, मच हायर देन रेडियस कोवलेंट रेडियस। तो समझ में आया हाइड्रोजन में कैसे डिफाइन हो रहा है। तो ये तो बॉन्डेड हाइड्रोजन थे दोनों, तो बॉन्डेड के बीच में ऐसा, लेकिन एक ये एटम और ये एटम तो बॉन्डेड नहीं है ना, तो इनके बीच का भी तो एक्स रे डिफ्रैक्शन से लेंथ मिलेगा ना। तो ये जो लेंथ निकल के आता है यहाँ से यहाँ के बीच में, इसका डिवाइडेड बाई जब 2 करते हैं तो उसी को बोलते हैं वॉन डेर वाल। तो बेसिकली आप बोल सकते हो टू नॉन बॉन्डेड के बीच में जो डिस्टेंस रेडियस निकल के आए वो नॉन बॉन्डेड। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? इट इज द it is calculated by knowing the internuclear distance of two non-bonded atoms। समझ में आया? वहां से इसको निकालते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। Yes. तो एग्जाम्पल में ये जो मैंने बताया, अगर मान लो नियॉन का क्रिस्टल है, राइट, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सिंपल सी बात, क्या लिखना था आपको? आपको ये लिखना था कि नोट noble gases exist in free form, है ना।
सो नोबल गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेडियस डिफाइंड है? हाँ, वंडरफुल। समझ में आया? तो ये जो कैलकुलेट करोगे इससे क्लियर हो गया बच्चों, है ना? तो अब अगर पूछा जाए कि ओवरऑल आपको क्या समझ में आया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वॉन्डरवॉल सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेटालिक है, उसके बाद कोवलेंट है, क्योंकि कोवलेंट में तो थोड़ा ओवरलैप हो जाता है ना? Yes. तो ये ओवरऑल जनरल ऑर्डर है, ये बात आप ध्यान रखोगे। सो ये हो गया बच्चों, सारे डिस्क्रिप्शन हो गए कि कितने टाइप के रेडियस कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ इस पे बेस्ड कुछ ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। तो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द थ्योरेटिकल साइज, जिसको हम थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग थ्योरेटिकल साइज। अब हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग। तो क्या है बच्चों, कौन कौन से फैक्टर? तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई साइज दो चीजों से डिफाइन होना चाहिए। एक तो ये कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इसका बाहरी कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? 1s1, 1s1। इसका कितना था? 2s1। इसका कितना था? 3s1। तो सबसे पहला तो शेल नंबर n किसका? ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दूसरा क्या बच्चों? दूसरा होता है जेड स्टार। बेटा जेड स्टार जितना ज्यादा साइज उतना कम, और बच्चों सेल जितना ज्यादा उतना बड़ा। साइज उतना बड़ा। बोलिए। तो यस सर। क्लियरली क्या समझ में आया आपको? अगर क्लियरली पूछा जाए तो उसमें क्या समझ में आया कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, है ना? ये दैट इज लिखा है मैंने, IE। बोलिए बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूं तो देखते हैं आप क्या करोगे। तो जब भी हम हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबीडियम, रुबीडियम से सीजियम, सीजियम से फ्रांसियम जाते हैं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ग्रुप में जब भी जाते हैं तो शुरुआत में तो चलो जेड स्टार वैल्यू बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? कांस्टेंट होता है। निकाला था आप लोगों ने, याद है? Yes. यस सर 2.2 आता है। हम्म। तो आपको क्या समझ में आया कि जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे लगातार क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भाई सेल चेंज हो रहा है। जेड स्टार लगभग कांस्टेंट है, तो सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। बोलिए। यस सर। राइट? सो एटॉमिक साइज generally increases when we move from top to bottom in a group। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ ड्यू टू, Yes. हाँ, n increases, और साथ ही साथ z star is almost constant। आ रहा है बच्चों बात समझ में? Yes, sir. उसी तरीके से बच्चों आपसे पूछा जाए कि बताइए कार्बन, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड का टाइम दीजिए, आप सोचिए जरा। तो कार्बन ग्रुप का सोचिए, बोरॉन, और एक बार स्कैंडियम वाले ग्रुप के बारे में भी सोचिए, और टाइटेनियम वाले ग्रुप के बारे में भी।
जस्ट एक सेकंड का टाइम दीजिए। तो बच्चों अभी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके सामने जो डेटाबेस मैं लेके आया हूँ, कोवलेंट रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स, ये जेडीएलई का स्टैंडर्ड डेटा है बच्चों। इसमें देखो आपको कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जैसे ये 2.16, ये सब किस में है? एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ठीक है। अ, और जो नोबल गैसेस की वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है नोबल गैसेस की? वॉन्डर वॉल रेडियाई है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नोबल गैसेस में तो कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। आ रहा है बात समझ में ना? Yes. तो इसलिए वहां पे वॉन्डर वॉल रेडियाई दिया हुआ है। तो मतलब ये सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रेडियाई है, राइट? और क्या बोला है? एंड शुड बी कंपेयर्ड, ओके, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखते हैं जो हमने बात कही थी कि एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो रहा है, और थोड़ा कुछ देखते हैं और कुछ समझते हैं, और क्यों आ रहा है उसके रीजन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो समझ में आया कि हाइड्रोजन बहुत छोटा है और सिर्फ 0.3 उसका रेडियस है। दिख रहा है सबको? 0.3 एंगस्ट्रॉम बेटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और आप ऊपर से नीचे देखो तो बढ़ ही रहा है, सीधा बढ़ा 0.3 से देखो 1.23, फिर उसके बाद बढ़ा 1.57, फिर 2.16, मतलब यहाँ के बाद थोड़ा कम हुआ बढ़ना, लेकिन बढ़ ही रहा है अभी भी 3.5। और फ्रेंसियम तो बेटा रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव की केमिस्ट्री ज्यादा स्टडी नहीं की जाती है, क्योंकि ये अभी फ्रांसियम में थोड़ी देर बाद ये बदल के कुछ और हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से बेरिलियम देखो बेटा, बेरिलियम 0.89 था, फिर बढ़ा और बढ़ गया नीचे, और नीचे बढ़ गया, और नीचे बढ़ गया। अच्छा, स्कैंडियम वाले ग्रुप का देखते हैं। ये रहा बेटा, बढ़ रहा है और थोड़ा बढ़ गया। अब मजा आएगा टाइटेनियम के ग्रुप में। सबको दिख रहा है क्या कुछ? टाइटेनियम का कुछ गेम Yes, हुआ sir. क्या? दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? Yes, Yes, sir. yes, sir. दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा कलरफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि हो नहीं रहा है, ट्राई कर रहा हूँ करने की। देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक काम करेंगे, हम बड़े वाले कलर से करेंगे। ओ गॉड, ये तो पूरा ही गायब हो जाए। ठीक है, ये देख लो, दिख रहा है क्या हो गया बच्चों? ये अचानक से बढ़ा, फिर लगभग बराबर है या घट ही गया। उसके बगल वाले में देखो 34 मतलब 3434 2930। यहाँ टेक्नीशियन के बारे में तो ज्यादा विशेष आइडिया है नहीं, तो 1.24 1.26, यहाँ देखो सब वैल्यूज लगभग लगभग बराबर हो गई। दिख रहा है 3434 4144। यहाँ पे चलो, उसके बाद यहाँ जब पी ब्लॉक शुरू हो रहा है यानी बोरॉन फैमिली, तब फिर से थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, 50 से सीधा 55, मतलब 0.05 का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, और ऐसे ही लगातार चेंज हो गया। तो भाई आखिर यहां से ले करके पूरा यहां तक का जो असर है, यानी पीरियड नंबर 4 से लेकर के पीरियड नंबर, सॉरी, ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक का जो असर है, देख लो कितना ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, अभी यहाँ से देख लेते हैं। 2234 सही है, 1729 सही है, यहाँ पे तो चलो दिया ही नहीं है। 24 ओके, 1625 ओके, 1528 ओके, 1734 ओके, यहाँ से यहाँ तक ठीक। मतलब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है बेटा? सिर्फ 5th एंड 6th पीरियड के बीच में, वो भी ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 के बीच में। आ रहा है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, Sir. sir. और कुछ इसी तरह का हमें ट्रेंड एक जगह और देखने को मिल रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात। क्या आपको दिख रहा है यहाँ एल्यूमिनियम और गैलियम? क्या दिख रहा है क्या आपको? Yes, Yes, sir. sir. दोनों का ही. ठीक है, तो मतलब अब हमें याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी परेशानी, और एक एल्यूमिनियम गैलियम। ये अगर आप जगह याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यानी जो हमारा ट्रेंड है डाउन द ग्रुप का, वो टाइटेनियम जिरकोनियम यहाँ तक तो बढ़ता है, और इसके बाद उल्टा
सॉरी, ठीक है, हाफनियम में उल्टा कम हो जाता है। उसके बाद टाइटेनियम के बाद, यानी ये ग्रुप कौन सा था बेटा, बताया था हमने, ग्रुप 4। उसके बाद आप देखो तो वेनेडियम एंड टैंटलम, तो यहाँ पे देखो बराबर ही हो गया, पहले बढ़ रहा है फिर बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं नियोबियम के बाद से बेटा कहाँ पे, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, ठीक है, पैलेडियम, ओके, सिल्वर एंड कैडमियम। यहां से दिख रहा है कि उसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो लगभग लगभग बराबर ही है ना, नेक्स्ट वाले ग्रुप से। Yes. आ रहा है बच्चों बात समझ में? ये Yes. सब लगभग लगभग बराबर हो गए। ये देखो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ये कौन सा पीरियड था बेटा, ये 4th। ये कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड। ये कौन सा पीरियड है, 6. 6th पीरियड। राइट। सो बच्चों एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो आप देख लो कि पहले बढ़ रहा है और फिर लगभग बराबर या उल्टा कम ही हो गया, या कुछ जगहों पे स्लाइट इंक्रीज भी हो रहा है, जैसा हम लोगों ने देखा यहाँ पे। जैसे यहाँ थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, यहाँ हल्का सा बढ़ गया, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा है, मार्जिनल, बहुत हल्का सा चेंज है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? लेंथेनम तक तो ठीक है, मतलब अगर ध्यान से आप देखिए तो ये जो ट्रेंड था ये हाइड्रोजन के लिए भी वैलिड है, यही ट्रेंड आपका क्या बोलते हैं नेक्स्ट बेरिलियम के लिए भी वैलिड था, है ना, और यही ट्रेंड आपका स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम के लिए भी वैलिड है। लेकिन ये चीज आगे फॉलो नहीं होती है, वो हमने देख लिया। सो ये इरेगुलरिटी क्यों है, कोई बताएगा, कोई रीजन बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई सर भी? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। बिल्कुल बिल्कुल, कि सर अगर आपको बच्चों याद हो तो लैंथेनम से हाफनियम जाते समय 14 प्रोटॉन का जंप है, बच्चों याद आ रहा है क्या? यस सर। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, सो गए क्या तुम लोग? No, sir. Oh, sir. तो लैंथेनम से हाफनियम जाते समय क्या याद आ रहा है, 14 प्रोटॉन का जंप था बच्चों। Yes, sir. तो 14 प्रोटॉन का जंप होने के वजह से याद है जेड स्टार बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये साइज जो बढ़ना चाहिए वो उल्टा कम हो गया या लगभग बराबर हो गया। तो क्या बोलोगे? ओके, फ्रॉम ग्रुप 4 it has been observed that atomic size increases from 4th to 5th period. But
the size of sixth period elements are very close to fifth period. ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. याद रहेगा बच्चों? और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था बच्चों? क्यों आता है ये? क्योंकि सर लैंथेनम और हाफनियम के बीच में बहुत बड़ा गैप है एटॉमिक नंबर का. इसके वजह से न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा प्रोटॉन आ जाते हैं, जिससे जेड स्टार सडनली बढ़ जाता है. याद आ रहा है कुछ मैंने पढ़ाया था आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये उसकी परेशानी है. उसके बाद बच्चों बोरॉन फैमिली में क्या होता है? बोरॉन से एल्यूमिनियम आप जाओ तो आप एक बार साइज देख लो कितना हो रहा है. तो बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे साइज एक बार चेक करो. मैं यहाँ पे बल्कि बच्चों मार्क कर दे रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा आसानी होगा, ठीक है, देखने में कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है. ठीक, और उसके बाद एक मैं यहाँ पे भी मार्क कर दे रहा हूँ, एकदम क्लियरली दिखाई दे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है. ठीक है, तो आप देखो अगर 0.8 से 1.25 हो गया तो लगभग 1.5 गुना साइज बढ़ा कि नहीं बच्चों? आप देखो लगभग 1.5 टाइम्स हो गया साइज, है ना? 0.8 से 1.25 हो गया. सो 1.5 गुने से भी ज्यादा बढ़ रहा है पहली बार में, लेकिन उसके बाद लगभग बराबर हो गया. तो यहाँ पे क्या रीजन बोलोगे? व्हाई इट हैपेंड हियर? फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम साइज जब भी जाते हैं तो 0.8 है और ये कितना था? 1.25. और इसका साइज गैलियम के बराबर हो गया, उसका भी 1.25. तो ऐसा क्यों हो गया बच्चों? यहां से यहां जाने पे इंक्रीजेस मोर देन 1.5 टाइम्स, जबकि यहाँ पे. तो अब इसके पीछे क्या रीजन दोगे? तो आप बोलोगे यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो बोरॉन है और बेरिलियम है उसके बीच में कोई एटम नहीं है. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी कोई एटम नहीं, कोई गैप नहीं. लेकिन बेटा कैल्शियम और गैलियम के बीच में क्या दिख रहा है? 10 प्रोटॉन का गैप आ गया. Yes, sir. तो क्या बोलोगे? यहाँ पे दो वर्ड लिया है तो दोनों को आप बोल सकते हो. ड्यू टू डी सबसेल कॉन्ट्रैक्शन या पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आप इन दोनों में से कोई भी रीजन दे सकते हो. यहां से यहां जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी. डी ऑर्बिटल्स, या फिर आप इसी को डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी तरीके से. तो अब समझ में आ गया बच्चों कि देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज तो बढ़ता है, लेकिन वो एक यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 3 में और उसके बाद वाले में सब में करेक्ट है यहाँ से. लेकिन ये जो बीच में कुछ ग्रुप्स हैं इनमें कुछ कुछ एरियाज में वो वैलिड नहीं होता है. तो मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल एक जगह ही रख दिया ताकि आप बैठ करके इसको आप देखते रहना. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो एटॉमिक साइज का सेगमेंट था वो कंप्लीट हुआ बच्चों. अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
लिखते हैं हम लोग। भाई ये आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसी को आप यूं समझ लो कि इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। या फिर कुछ लोग इसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं। तीनों नाम। खैर यहाँ पे चीजें लगभग बराबर हैं, एग्जैक्टली तो सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, वो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे क्या चीज है। तो पहले समझते हैं आयोनाइजेशन से हमको क्या समझ में आता है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? बच्चों कोई भी बताए, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। Sir, व्हाट the डू यू energy अंडरस्टैंड बाय आयोनाइजेशन? required to remove an electron from an atom. तो बेसिकली ये क्या था? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी Required to remove electron from its outermost part. तो जब मिनिमम बोल दिया तो बेटा आउटर मोस्ट ही रहेगा, दोनों चीजें बोलने का मतलब नहीं है। तो आपने जब मिनिमम बोला तो अंडरस्टूड है कि वो बाहर वाले से ही निकलेगा। इट इज द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। जब हम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो यही है। अभी हम किसका बात कर रहे हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसका? Atom. Atom. सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बल्कि आयोनाइजेशन से रिलेटेड है। राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं बेटा। ये गड़बड़ हो गया था, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो अभी के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप एंथैल्पी वर्ड छोड़ दो, या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। एटम की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, ठीक है ना? जब एटम की बात तो एटम के बारे में। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड। इसका मतलब अगर मैं एक एटम को कोई सिंबल से दिखाने की कोशिश करूं तो मान लो कि अगर वो एटम एक्स है, जनरली हम इसी सिंबल से दिखाते हैं सारे एटम को, याद है ना? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। Yes. Yes. तो एक्स से अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये एक्स प्लस बन गया, तो बेटा ये गैसियस होना चाहिए। तो जो एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जो एनर्जी आ रहा है उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। आई ई, अच्छा पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आई ई वन। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं कि क्या अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलेंगे? तो बेटा जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने को आई ई वन और आई पी वन, आई पी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरे को आई ई टू, आई पी टू बोलते हैं। और उसी तरीके से सो ऑन ही चलता जाएगा। अच्छा बच्चों, एक टर्म आता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच। डेल्टा एच आप बता सकते हो? डेल्टा एच वन मैं पहले को बोल रहा हूँ, दूसरे को। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप इंथैल्पी चेंज से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी चेंज? कभी 10th तक में आपने सुना है इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? Yes, sir. Yes, sir. याद है बच्चों?
कि जब Yes, किसी sir. सिस्टम में हम एनर्जी देते हैं तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। मतलब अगर कोई प्रोसेस हम करा रहे हैं उसमें एनर्जी बाहर से देना पड़े तो उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। Positive. और अगर किसी सिस्टम से बेटा एनर्जी बाहर निकल रही हो कोई प्रोसेस करने के दौरान, कोई काम होने के दौरान अगर एनर्जी बाहर निकल रही हो तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच नेगेटिव। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो इसमें आप क्या बोलोगे, आपके हिसाब से कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? Sir, exothermic है. अबे मोटू, क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा एनर्जी भी निकलेगा? Sir, देना Endothermic. जब देना पड़ेगा तो फिर वो एंडोथर्मिक हुआ ना? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. तो डेल्टा एच पॉजिटिव बेटा। समझ में आया? तो क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट? ionization is an endothermic process. क्लियर हुआ? बात समझ में आया? अच्छा, क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. दूसरा मुझे एक बात बताओ कि अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें कुछ एनर्जी हमें देना पड़ा, मान लो कि वो से फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे पहले के बाद, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, तो बेटा इससे ज्यादा होगा या इससे कम भी हो सकता है? Sir, ज़्यादा क्या होगा लगता ना? है आपको? ज़्यादा बिल्कुल होगा। ज्यादा, ज़्यादा. बिल्कुल ज्यादा होगा। क्यों बच्चों? बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सर तो उसका जेड स्टार तो बढ़ गया ना? बोलिए। Yes. Yes. तो एक तो जेड स्टार बढ़ गया, साइज भी छोटा हो गया। दोनों ही केस में समझ में आ रहा है कि ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ गया। तो क्लियरली बच्चों कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 से ज्यादा IE2 होगा, इससे ज्यादा IE3 होगा। अगर आगे और इलेक्ट्रॉन है तो डॉट 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 वैसे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास बेरिलियम एटम है, इसमें कितने आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म डिफाइन होंगे? कितने आयोनाइजेशन Sir, एनर्जी टर्म? 4. 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, कितने? Sir, 4. आ रहा है बात समझ में बच्चों? क्यों Yes. 4? क्योंकि सर भाई चार इसका एटॉमिक नंबर ही 4 है। तो 4 है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो Be प्लस प्लस IE1 हो गया। Be प्लस से बेटा Be प्लस 2 अंडरस्टूड है बच्चों, सब जगह गैस लगाना है ना? ये IE2 हो गया। अच्छा Be प्लस 2 से Be प्लस 3 बनाना है तो IE3 हो गया। अच्छा बेटा Be प्लस 3 से Be प्लस 4 बनाना है तो IE4 हो गया। ठीक है, अब अगला डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो फिर से वही बात, IE1 से ज्यादा IE2, उससे ज्यादा IE3, उससे ज्यादा IE4, चाहे कोई भी एटम हो ये ऑर्डर फॉलो होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? बोलिए। Yes, sir. sir. अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी के, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? जेड तो यानी स्टार. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताइए बच्चों, सबसे पहला फैक्टर। जेड स्टार. बिल्कुल बिल्कुल, जेड स्टार भी एक उनमें से एक है। सबसे पहला फैक्टर साइज। बच्चों बताइए, अगर साइज ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा कम होगा सर. कम कम होगा सर. क्योंकि साइज बड़ा हो गया
तो न्यूक्लियस से दूर पहुंच गया बच्चों। जो न्यूक्लियस से दूर पहुंच जाए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि K Q1 Q2/R² होता है। जो R ज्यादा, तो उसका न्यूक्लियस से जुड़े रहने का टेंडेंसी कम, तो बाहर वाला कोई भी आसानी से निकाल सकता है। करेक्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. अच्छा अच्छा बच्चों, दूसरा आता है जेड स्टार, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये बताइए, अगर जेड स्टार ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी? Come. अरे बाबा, जेड ज्यादा स्टार क्या था? होगा। जेड स्टार तो अंदर खींचने की एबिलिटी होती है ना, चार्ज के टर्म में। सर ज्यादा होगा तो Yes. ज्यादा होगा ना आयनाइजेशन बिल्कुल, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा अगर जेड स्टार ज्यादा है तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड स्टार ज्यादा तो आई ज्यादा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये दोनों तो चलो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गए। क्या कोई और भी फैक्टर है? तो हाँ सर, बिल्कुल है। हम लोगों ने अब देखा है। कौन सा? कि बच्चों, अगर आपको याद हो तो एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि आपको याद है, मैंने एक बार आपको बताया था बेटा कि P3 एंड P4 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? P3. 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 P3। और और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो D10 और D9 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? D10। D10. तो ऐसे एक्सेप्शनल, आई मीन एक्सेप्शनल नहीं बोलूंगा, ऐसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड जगहों से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। Difficult. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे हम? इट इज रिलेटिवली, बच्चों ऐसा नहीं है कि सबसे डिफिकल्ट होगा, तुलनात्मक रूप से इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू रिमूव electrons electron from, it is relatively difficult to remove electron from half filled or fully filled subshell। समझ में आ गया? और चौथा हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट पे, या शील्डिंग इफेक्ट की ही बात करेंगे। तो अब देखते हैं, एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछता हूँ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं सेम ऑर्बिटल की बात करूं, NS, NP, ND, ये बताओ इनमें से न्यूक्लियस से कौन ज्यादा स्ट्रांगली बंधा रहता है? कौन ज्यादा स्ट्रांगली बंधा रहता है? क्योंकि S थोड़ा छोटा है ना, तो ये ज्यादा अच्छे से, और ऊपर से चारों तरफ से क्या है बच्चों? शील्ड चारों तरफ से है, तो ये न्यूक्लियस से हर तरफ उस पर अट्रैक्शन लगेगा। जबकि P ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा भी है और डिफ्यूज्ड भी है। बोलिए। Yes, sir. Yes. तो जो अट्रैक्टिव फोर्स S पे लगेगा, क्या उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन P पे लगेगा? No. No, sir. अब ए P तो डिफ्यूज हो गया, D और भी ज्यादा डिफ्यूज होता है, तो बात यहाँ पे भी वो आती है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब इसमें क्या है कि जनरली इट इज डिफिकल्ट, अगेन यहाँ पे रिलेटिवली बोलूंगा, रिलेटिवली इट इज difficult to remove, right? Relatively it is difficult to remove an electron from NS as compare to
NP। समझ में आया क्या? Yes. तो ये दो पॉइंट हैं जो कि थोड़ा अजीब से हैं, और देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, जब हम साइज का बात कर रहे थे तो बच्चों, हालांकि हमने ऑब्जर्व नहीं कराया आपको, लेकिन अगर आप देखो तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, देखो तो आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो यानी हाइड्रोजन से हीलियम, तो साइज बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो कम हो रहा है। कम हो रहा है सर। ए बाबा, 1.3 से कहां पहुंच गया? यहाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ तो वंडरवॉल निकालते हैं ना, तो वंडरवॉल तो वैसे ही ज्यादा होता है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए? घटना चाहिए भाई। यस सर। Yes, आप sir. देखो ना, क्यों घटना चाहिए? क्योंकि जेड स्टार तो बढ़ता है ना भाई लेफ्ट से राइट जाने पे, Yes. तो Yes. साइज तो देखो वो चीज तुमको यहाँ दिखाई देगा। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, देखो सब घट रहा है ना। 1.2, 3.8, 9.8, 7.7, 7.4, 7.4 लगभग बराबर। फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो अगर इन दोनों को उतना ध्यान ना दो तो ग्रेजुअली साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर एक बार अचानक से बढ़ जा रहा है नियॉन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉन्डरवॉल निकालते हैं, यहाँ वॉन्डरवॉल रेडियस है ना। तो ये पॉइंट भी मैं एक्चुअली मिस कर गया था, बट आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थ्योरेटिकली, मैं बड़ा अच्छे से वर्ड यूज कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली। क्यों थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो कुछ कुछ जगह पे गड़बड़ा रहा है, जैसे ये नियॉन, ठीक है। डिक्रीजेस, क्यों? ड्यू टू जेड स्टार इंक्रीजेस। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पे एक्सेप्ट नोबल गैसेस है ना। सर लेकिन कॉपर का तो बड़ा है ना, उससे निकल हाँ से। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, घबराओ मत। यहाँ पे जो कहानी है, वो एक बात याद है, मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने बोला था बेटा, पेयरिंग नहीं करना चाहता है कोई भी चीज, अगर पेयर करो तो उसमें एनर्जी लगता है। एक 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 इलेक्ट्रॉन इसीलिए भरते हैं, फिर पेयरिंग कराते हैं, याद है? Yes. Yes, sir. बोलो। यस तो सर। देखो, नाइट्रोजन में पेयरिंग नहीं था, 111 था, P3 था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जबकि ऑक्सीजन में पेयरिंग करना पड़ेगा, तो पेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पेयरिंग क्रिएट्स रिपल्शन, जिसके वजह से जो साइज घटना चाहिए था वो उतना नहीं घटा, थोड़ा बढ़ ही गया। एक तो ये रीजन है। दूसरा एक और भी है कि जो नाइट्रोजन का हम यहाँ पे लेंथ निकालते हैं, अगर हम N2 का स्ट्रक्चर ले लें तो ट्रिपल बॉन्ड बना है, और O2 में सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो नेचुरली ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा खिंच जाएगा और छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं तो भी गड़बड़ाएगा, लेकिन मैंने जैसा बताया पेयरिंग, वो चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो चूंकि ये इनके बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो ये इनका थ्योरेटिकल साइज नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल साइज है, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल बात किया। देखो, थ्योरेटिकली मतलब हम सिर्फ दो पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं, कौन सा? N और Z स्टार। एक्चुअल में तो उनका बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, क्योंकि जितना अच्छा बॉन्ड उतना अंदर ओवरलैप करेंगे, जितना ओवरलैप करेंगे उतना छोटा होता जाएगा। बोलो। Yes. तो इसलिए वो अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ मोटा मोटी और यही जनरल के बारे में ध्यान से रखो। बाकी मैंने टेबल आपको दे ही दिया है, आप बैठ करके उसको ऑब्जर्व करते रहना, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कहाँ पे नहीं। जैसे यहाँ पे देखो तो आप पहले देखो, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, देखो लगभग लगभग यहाँ तक है ना, ये पूरा कांस्टेंट हो गया लिस्ट में। तो ये परेशानी आता है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक सबसे ज्यादा इरेगुलर ग्रुप है, बहुत इरेगुलर है। तो खैर कोई बात नहीं, हम फिलहाल अभी इसकी बात कर रहे थे कि बच्चों, हमने क्या बात किया कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल में रिलेटिवली इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS एज कंपेयर टू NP। ऐसा क्यों होता है बेटा?
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज NS इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, नजदीक है। सही बोल रहा हूँ बच्चों? Yes, sir. अब अगर इन चारों पॉइंट को ध्यान दे करके हम लोग वापस से शुरू करें पीरियोडिक ट्रेंड देखना, तो चलो आ जाओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनमें हम ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो बताओ बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका कितना आएगा? 1s2 2s1। इसका कितना आएगा बेटा? 1s2 2s2। इसका कितना आएगा? 1s2 2s2 2p1। ये सुनो, Yes, sir. इसका कितना आएगा? 2p2। इसका कितना आएगा? 2p3। इसका 4। इसका 5। इसका 6। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी हो रहा है ना सबसे? Yes, sir. ठीक। अब एक बात बताओ, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। बोलिए, इधर से इधर जा रहे हो तो साइज घट रहा है ना? Yes. और साइज घटेगा घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, sir. बढ़ेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या कि सर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो जेड स्टार क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। Yes. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। रे बाबू देखो, ये जेड स्टार बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। साइज बढ़ा, क्योंकि आपको एक ऐसे याद रखो ना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक जो चार्ज का फैक्टर है वही तो जेड स्टार है, और जो साइज है वो रेडियस है। तो भाई रेडियस बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, जेड स्टार बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। कितना सिंपल है यार! इसको याद करने का भी कोई जरूरत है क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगाए भी तो आंसर आ जाएगा, है ना? तो अब एक बात बताओ कि जेड स्टार बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ये दोनों फैक्टर के हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर लेफ्ट से राइट जाने पे? ये जो दो मैं दिखा रहा हूँ सिंबॉलिकली, मतलब दो फैक्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरा और चौथा देखते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट जहां P3 आ गया, हाफ फील्ड। तो ये आप देखो P3 दिख रहा है? बोलिए बच्चों। यस सर। Yes, sir. ये तो फुल्ली फिल्ड था, तो ये ऑलरेडी हाई है, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन का P3 था। और एक बार देखो तो उसके बाद हमारा एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल वाला NS-NNP वाला, यानी देखो ये इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे हैं तो वो S से निकल रहा है, और बोरॉन के लिए कहां से निकल रहा है? P से। अब ये दोनों कंपेयर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसका भी S से ही निकल रहा है और इसका भी। Yes, sir. ठीक है, तो कंपैरिजन एक तो ये जगह बनता है और एक ये जगह बनता है। तो अगर ये दोनों है बच्चों तो इनका इफेक्ट भी आएगा। तो क्या था बेटा बताओ, क्या था इफेक्ट में? कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S एज कंपेयर टू P। तो बेटा ये स्लाइटली बढ़ जाता है बोरॉन से, और उसी तरीके से नाइट्रोजन स्लाइटली एक स्टेप का जंप। बच्चों ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसका आ गया, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कि बेरिलियम को सबसे आगे पहुंचा दिए, ये भी गलत है। क्योंकि बाकी दो जो फैक्टर हैं ये दोनों, ये तो प्रमोट ही कर रहे हैं ना। यस। बोलो राइट। तो इसके वजह से करेक्ट आयनेशन एनर्जी क्या आएगा?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेई में पूछा है। लिथियम के बाद बोरॉन, उससे भी ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन, उससे ज्यादा नियॉन। ये किसका है? करेक्ट, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही कल मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूँ, पूछूंगा IE2 ऑर्डर बताइए सेकेंड पीरियड के लिए। बताएंगे आप लोग? ये Yes, कल के लिए आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो बस आज के लिए अपना टॉपिक यहीं पे रोकता हूँ बच्चों। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस। सर वो डाउट्स थे कुछ वो